बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फौज के टाउटों के तौर पर किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो? हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, ये नहीं जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो? ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब के हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाए, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाइकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिली थी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहां से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना। एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामला उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से खराब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सबके साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर दिए, बल्कि हमने धोखा दिया। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा है, और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से जबरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा व दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है।
लेकिन इस लश्कर और इस कौम को अब और बाद में तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? ये बात ठीक है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी कि इससे पहले जितने लश्कर बनाए गए ना, उन लश्करों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, बल्कि ज्यादा लड़ाई लश्करों ने लड़ी। फौज तो लड़ाई इतनी लड़ती भी नहीं थी। दहशतगर्दों का वो क्या मुकाबला करेगी अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर? उन्हें तो वहां समझ भी नहीं आती थी। उन इलाकों के बारे में जो लोग जानते थे, उन्होंने लश्कर बनाए और वो दहशतगर्दों से लड़े। लेकिन हुआ क्या? बाद में उनका कत्लेआम हुआ। दहशतगर्द तो उस वक्त हार गए, लेकिन बाद में टारगेट किलिंग शुरू हो गई और उस लश्कर में शामिल लोगों को एक एक करके, कोई बाजार में जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई घर में है, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया, उन सबको मारा गया। और ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपको इनकी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दूंगा। फिर वो ये कहते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ बाद में कौन फराहम करेगा? जिस कौम को तुमने खुद डी वेपनाइज करके दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा है, उनको दोबारा असला देकर वापस कैसे लोगे? कौम की जो दुश्मनी दर दुश्मनी वजूद में आएगी और इसमें जो नस्लें बर्बाद होंगी, इसका हिसाब कौन देगा? और इन गैर रियासती लश्करों से पे बाकी कौम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में हो रहा है? फिर एक और प्रॉब्लम भी है ना, ये तो बाद में सुलह भी कर लेते हैं। ये तो आज कहते हैं बैड तालिबान है, कल कहते हैं गुड तालिबान है, कल दोबारा इनकी दहशतगर्दों से सुलह हो जाती है, तो वो दहशतगर्द आके उन लोगों को नहीं मारेंगे जो इनके कहने पे पहले दहशतगर्दों को मार रहे थे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मौलाना साहब यही पूछ रहे हैं, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? जवाब तो देना होगा और दलील से देना होगा। और हाँ, तुम्हारे जर खरीद चैनलों, ले पालक यतीम सियासी कारकुनों और गुलाम मौलवियों से ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद मौलाना की ललकार का जवाब देना होगा। मौलाना की ललकार का ट्रेंड चल रहा है। वैसे फजलुर रहमान की पार्टी को शाबाश है, उन्होंने काफी पंगा लिया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो अब लड़ाई हुई है ताजा ताजा, इसके रीजन भी है। देखे ना, फजलुर रहमान साहब को एक तो इक्तदार में हिस्सा नहीं मिला, जो बड़ी सख्त ज्यादती है। उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन में, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई। बनता तो ये था कि जब फॉर्म 47 बांटे जा रहे थे तो फजलुर रहमान साहब को 30-40 फॉर्म 47 बांट के उनकी दिली ख्वाहिश पूरी की जाती, उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाता। वो नहीं किया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीजें होती हैं। ये दर्द वही समझता है जो इस दर्द से गुजरा होता है। अब फजलुर रहमान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को कहा जाता है लश्कर बनाओ, उन्होंने पोल खोल दिया। और ये लश्कर बनाने के बारे में ये जो कत्लेआम हुआ है ना, पुलिस वालों का, सिक्योरिटी एहलकारों का ज़ियारत में क्वेटा के करीब, ये वाकयात इसी सिलसिले की एक कड़ी बताए जाते हैं। यहाँ पे लवाकिन जो हैं वो अभी भी लाशें रखकर सड़कों पे बैठे हुए हैं और रियासत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। कोई इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करे। वहां खवातीन भी आ गई हैं लवाकिन के साथ और वो ये बता रही हैं, खवातीन ने वहां तकरीर करते हुए कहा कि 2 किलोमीटर दूर एफसी का किला था और वहां पे भारी एफसी की नफरी और हथियार थे, मगर कोई नहीं आया। ये शहीद मोहम्मद आसिफ की एक रिश्तेदार है, वो बता रही थी कि ना तो ये खुद आए एफसी वाले मदद करने के लिए, फौज या इदारे खुद भी नहीं आए और असलहा पहुंचाने वालों को भी वहां जाने नहीं दिया गया। और वो कहते हैं हमारा कसूर यह है कि बलूचिस्तान मिनरल्स से भरा हुआ है, मादनियात है बहुत ज्यादा वहां पे, और आप उसे हड़प करना चाहते हैं। दहशतगर्दों ने हमारे प्यारों के चेहरों पर तेजाब फेंका। ऐसा जुल्म तो फलस्तीन में भी नहीं होता। तो हम दुआ करते हैं कि ये आखिरी सौदा हो पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। लेकिन ये लेविस के साथ, पुलिस के साथ लगातार हो रहा है, लंबे अरसे से हो रहा है। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब की ताज़ा लड़ाई हुई है और लड़ाई का रीज़न ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान साहब को धोखा दिया। जो उनके साथ चीज़ें तय हुई थी वो नहीं की और अब फजलुर रहमान साहब से डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। तो बारी बारी सबकी बारी है। अगर सारे इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो ये सबको बारी बारी मारेंगे। ये बात तो सच है। अभी तक आसिम मुनीर साहब ने किस किस से लड़ाई की और किस किस को फतह कर दिया डराकर धमकाकर, और कौन कौन ऐसा है जिसने सरेंडर नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूं। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने जो लड़ाई की, एक तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो फौरी तौर पे सरेंडर कर दिया। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को उन्होंने फतह कर लिया और इन जमातों ने मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के सामने सरेंडर किया है, बल्कि इस लेवल का सरेंडर किया है जो तारीख में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। आज आसिफ अली जरदारी जो इनकलाबी बना फिरता था, वो ये कहता है अपने जलसों में कि जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। बिलावल भी इसी तरह की तकरीरें करता है।
जबकि नवाज शरीफ जो है उसको चुप का रोजा लग गया है और शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा तक में जाकर फील्ड मार्शल की गर्दान करने से बाज नहीं आता। तो इन्होंने मुंह के अंदर जूता दबाया हुआ है और पॉलिश में लगे हुए हैं। तो अब आसिम मुनीर साहब का ताज़ा मुकाबला तो फजलुर रहमान से है, लेकिन अभी तक जो इनके मुकाबले हुए ना उसमें पहला मुकाबला इन्होंने इमरान खान के साथ किया, आसिम मुनीर ने। तो इस मुकाबले के नताइज ये हैं कि अभी तक इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है, वो हार नहीं रहा, बल्कि उसने जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को बदतरीन शिकस्त दी 2024 के फरवरी के इंतखाबात में। दूसरा मुकाबला आसिम मुनीर साहब का हुआ तहरीक लब्बैक से टीएलपी वालों से, और उस मुकाबले में भी ऐसा लगता है कि वो दोनों भाई हार मानने को तैयार नहीं है। उन्हें अभी तक जबरी तौर पे लापता रखा गया है और कभी कभी वो जोर लगाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी किसी और तरीके से, लेकिन पीटीआई ने उनसे बहुत बेहतर लड़ाई लड़ी है। तीसरा मुकाबला मारंग बलोच के साथ हुआ आसिम मुनीर साहब का। वो आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हकूक मांग रही थी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, तो उन्हें जेलों में डाल दिया गया और उन्हें लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई, मारंग बलोच को और उनके साथियों को। तो वहां पे भी वो लोग हार नहीं मान रहे। चौथा मुकाबला जो आसिम मुनीर साहब का हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ, ईमान मज़ारी और उनके शौहर से। इस मुकाबले में जो है वो उन्होंने, दोनों मियाँ बीवी ने सरेंडर नहीं किया। बदतरीन हालात का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया। मीडिया ने सरेंडर किया है आसिम मुनीर साहब के सामने। अगर कहें ओवरऑल आप देखें तो ज्यादा मीडिया आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गया है। अदलिया जो है वो ऑलमोस्ट आप समझ लें 80% आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरेंडर नहीं किया, मारंग बलोच ने, ईमान मज़ारी ने सरेंडर नहीं किया। अब कश्मीरियों के साथ एक ताज़ा लड़ाई शुरू हुई है, इसमें कश्मीरी हार नहीं मान रहे। यहाँ बरतानिया में कश्मीरियों ने रिकॉर्ड एहतजाज किया, तारीखी एहतजाज किया, और कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में भी डट कर खड़े हैं, तो वो भी हार नहीं मान रहे। अब ताज़ा लड़ाई जो आखिरी अभी शुरू हुई है आसिम मुनीर साहब की, वो है फजलुर रहमान साहब से। तो देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब कब तक लड़ पाते हैं। फजलुर रहमान साहब ऐसे लंबी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ते, उन्होंने तो परवेज मुशर्रफ से भी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो बीच में कहीं ना कहीं। और फजलुर रहमान साहब तब तक लड़ते भी नहीं है जब तक कि उन्हें पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। या तो आसिम मुनीर साहब का जो मुकम्मल फेलियर हुआ है उनके रिजीम का, उन्होंने पाकिस्तान की हर शय को तहबाला करके तबाह कर दिया है और इस रिजीम को कोई कामयाबी नहीं मिली, उसकी वजह से शायद बहुत ज्यादा इंटरनल एक रद्द अमल है और फजलुर रहमान साहब इस सूरत को भांप गए। वरना फजलुर रहमान साहब मौका महल देखे बगैर कभी भी लड़ाई में उतरते नहीं है, ये बात हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब, बल्कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया पहले जरा वो आप देख लें। बड़ा सख्त स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने दिया फजलुर रहमान के खिलाफ। वज़ीर दिफा है, उन्होंने कहा जी कि फजलुर रहमान के बयान को बेहिसी करार दिया कि फौजी जवानों के वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना शोहदा के लवायकीन के जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ है। फजलुर रहमान के जो बयान के ऊपर उन्होंने काफी रद्दमल दिया। उन्होंने कहा जी कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। ऐसा बयान शोहदा और उनके खानदानों की दिलदारी के मुतरादिफ है। कोई शख्स महर तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता, हड्डियों से गोदा निकाल कर खा गए। ये इन्होंने फौज को कहा था ख्वाजा आसिफ ने। ये एक और जरा सुने आप, एक इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लें, आपको जरा तसल्ली हो जाएगी। ये सुनिए जी। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि पाकिस्तान की फौज सारी जंगें हारी है और 1965 की जो एक जंग जिसमें पाकिस्तान की फौज ये क्लेम करती है कि वो जंग पाकिस्तान ने जीती थी, वो कह रहे हैं जी वो जाली था। वो जो इनका दावा था कि 1965 की जंग जीती है, ख्वाजा आसिफ के बकौल वो दावा झूठा था, फौज ने गलत बात की है। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का ये मानना है, और ये बात सच भी है, कि सियाचिन पे इंडिया ने कब्जा किया, वो पाकिस्तान का था, वो इंडिया ने कंट्रोल कर लिया उसे, बहुत सारी चोटियां वो ले गया और इनको पता ही नहीं चला। फिर इसी तरह कारगिल में जंग हारे और वो वाकई हारे हैं, और वो जिस तरीके से हारे हैं इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, आज भी सेलिब्रेट करता है। बड़े हमारे कीमती जवानों का खून वहां पे बह गया था और वो एक ऐसा एडवेंचर था जो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब आज भी रोते हैं कि जनाब मेरे साथ परवेज मुशर्रफ ने धोखा किया था। सुहेल अफरीदी ने एक सरेंडर किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने, ताज़ा सरेंडर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। सुहेल अफरीदी साहब ने किया ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम, उन्हें जो है वो महकमा उसके साथ इस वक्त जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो क्यों कर रहे हैं।
ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के राउंड्स भी हो चुके हैं 2-3, और ये भारतीय मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हो रहा है। और पाकिस्तान ने इसकी कहीं पे कोई तरदीद नहीं की। किसी जगह पे पाकिस्तान की सरकार से जब सवाल किया गया, बैनुल अक़वामी मीडिया ने किया कि जनाब ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, तो पाकिस्तान ने उसकी तरदीद नहीं की। जो खबरें बैनुल अक़वामी मीडिया में आई उनमें भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद नहीं की कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान के भारत के साथ इस वक्त राब्ते जारी हैं और डिप्लोमेसी की जा रही है कि पानी हमारा छोड़ दें। मैं इसके हक में होना चाहिए राब्ता, पानी अपना छुड़वाना चाहिए। लेकिन अगर एक मुल्क के टुकड़े होने जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो मुल्क टूटने जा रहा है, तो ऐसे मुल्क जिसके टुकड़े होने जा रहे हैं उससे फिर आपको राब्ता करने का फायदा क्या? आप उसके साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्यों करते हैं? तो DGISPR के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। फिर एक और सवाल पूछा गया, जनाब अगर तो भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ममालिक के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ। अभी यूरोपीय यूनियन के पास गया, वहां पे बहुत बड़ा मुआहदा करके आया, जर्मनी के साथ उन्होंने किया। तो भारत दुनिया भर के साथ बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है और बैनुल अक़वामी तमाम कॉन्फ्रेंसिस के अंदर वो शामिल हो रहा है। आप कह रहे हैं उसके टुकड़े होने जा रहे हैं, तो उन ममालिक को नहीं पता इसके बारे में? इसका भी DGISPR कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो बजिद थे कि बस आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर दें सारे मिलकर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ खबरें चलाए जिनका सर पांव भी नहीं है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपने भारत के मीडिया को देखा, वो कैसी कैसी खबरें चला देता। उन्होंने तो कराची फतह कर लिया था, वो तो पता नहीं क्या कुछ कर गए थे जंग के दिनों में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी फारिग हुई। भारत के अंदर उनका मीडिया मजाक बनकर रह गया। उनके अपने सोशल मीडिया पे लोगों ने जोक्स बना दिए, मीम्स बना दिए। पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे नमूने थे, लेकिन शुक्र है वो कम थे, भारत में तो बहुत ज्यादा थे। तो फिर एक और सवाल किया गया, क्योंकि यहां पे ना DGISPR ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये मैं आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहा। DGISPR ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी भारत है और हमें यह पता है। तो इस पे सहाफियों ने यह सवाल किया कि अगर ये भारत करवा रहा है तो फिर आपने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुआहदे क्यों किए? और दूसरा यह भी कहा गया कि जैसे अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की थी कि जनाब आपको सबूत मिल गए हैं, ऐसी कॉल्स आपको मिल गई, आपने बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रेस कर लिया है जिससे पता चल गया कि भारत मुलव्विस है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ। तो फिर वो सारा कुछ कहां है? आपने अभी तक क्या किया? वो कॉल्स किधर हैं जो आपने पकड़ी है? क्योंकि बयानिया तो वहां चल रहा है। आज भी आजाद कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में सड़कों पे बैठे हुए धरने देकर, और ये वाहिद इलाका है हमारे पूरे पाकिस्तान में जिसकी खुराक बंद की हुई है। दुनिया में बहुत कम एरियाज ऐसे हैं। गजा एक ऐसा इलाका है जिसकी खुराक बंद है और वहां पे खुराक और मेडिसिन नहीं जाने देते गजा में। वो इसराइल की एक पॉलिसी है, वो ये कहता है कि इनको इतना तंग करो कि ये यहां से नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएं, ये इलाका खाली कर दें और इसराइलियों के लिए ये एरिया बिल्कुल एक महफूज जगह बन जाए और ये खाली हो जाए। फिर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़े बड़े जो है वो रिजॉर्ट्स बनाने का प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त किस्म के वो सैरगाहें वहां पे बनाना चाहता है, दुनिया की बेहतरीन वहां पे फैसिलिटीज लाके वो चाहता है कि अमीर तरीन लोग जो है वो अयाशी के लिए वहां पे गजा में जाया करें, और वो ये चाहता है कि जो गजा के लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में बांट दिया जाए। मुसलमान ममालिक जिम्मेदारी लें, कोई 2-4 लाख कहीं चले जाएं, 1-2 लाख कहीं चले जाएं, 50,000 कहीं चले जाएं, तो अलग अलग मुल्कों में इनको तकसीम कर दिया जाए गजा के लोगों को। ये वो चाहते हैं। तो उसके लिए वो वहां पे दवाइयों को भी रोकते हैं और खुराक को भी रोकते हैं। अब कश्मीर के अंदर भी जो सड़कें कश्मीर में जा रही हैं उन पे अगर आप ट्रेवल करें, इस वक्त बहुत सारे मुसाफिर जो वहां से जाते हैं उन्होंने वीडियोस बनाकर हमें भेजी। कुछ वीडियोस को मैंने पब्लिक भी किया, सोशल मीडिया पे भी, अपने प्लेटफॉर्म पे भी मैंने आपको दिखाया कि वो ट्रकों को रोक दिया जाता है जो खुराक लेकर जा रहे हैं, जो गंदम लेकर जा रहे हैं, जो फ्लोर मिलों के अंदर जा रहे हैं कि जनाब यहां पे अब आटा पीसेंगे, लोगों को मिलेगा। तो लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, काम धंधा सारा बंद है वहां पे, सड़कें बंद है वहां पे, लोग बार बार एहतजाज करने के लिए निकलते हैं और कई जगह पे जो उम्मीदवार वोट मांगने आए उनको फेंटी लगाई है अवाम ने। अभी मैं एक विजुअल देख रहा था, उसमें पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आया, खवातीन ने और बच्चों ने मार मार के भगाया। तो खवातीन आगे से पत्थर मार रही हैं, बच्चे आगे से डंडे मार रहे हैं कि भाग जाओ यहां से, खबरदार यहां पे आए वोट मांगने के लिए, हमारी लाशों के ऊपर तुम वोट मांगने के लिए आ गए हो। तो कश्मीरियों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो एक वीडियो है 35 मिनट की रावलाकोट की,
वो सारे विजुअल इकट्ठे करके उन्होंने जोड़ दिए हैं। वो 35 मिनट की आप वीडियो देख लेना, आज मैंने उसके कुछ मनाजिर देखे हैं तो आपका दिल दहल जाएगा। जिस तरीके से रावलाकोट के अंदर लोगों को मारा गया है ना, ऐसा तो दुश्मन मुल्क के अंदर नहीं किया जाता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना मस्जिद का लिहाज किया, ना अस्पताल का लिहाज किया, ना किसी और जगह का लिहाज किया। हर जगह पे शहरियों को निशाना बनाया, बहुत मारा लोगों को, बेशुमार लोग जख्मी भी हुए। अस्पतालों के अंदर जख्मियों को भी मारा गया, आके डंडों के साथ मारा गया। तो बहुत अजीबोगरीब मनाजिर हैं जो मैंने देखे। मैंने भी वो पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस तरह से हो सकता है कि अपने ही लोगों को ऐसे मारा जाए, ऐसे ही उनके साथ ज्यादती की जाए। बहरहाल DGISPR ने ये सारी चीजें डिमांड की और जब सवालात उनसे किए गए तो उन सवालात की उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे। बलूचिस्तान से नाजरीन, क्योंकि धरना भी वहां पे जारी है, दावा यह किया जा रहा था कि धरना खत्म हो गया, रास्ते खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं धरना जारी है। वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज किस लिए कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमें दुश्मन ने नहीं मारा, हमें अपनों ने मरवाया है। वो ये कहते हैं कि हमें प्लानिंग के तहत मरवाया गया ताकि जो मकामी अफराद हैं वो जरगे बुलाएं, वो बहुत बड़े बड़े अपने कबायली फोर्सेस तैयार करें और वो हथियार बंद होकर बंदूकें उठाकर TTP के साथ और रियासत जिसकी तरफ इशारा करे वो उसके साथ लड़ पड़े। तो इसलिए ये सारा एक मामला होने दिया गया। अब वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से कन्विंस्ड है। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि ये जो हमारे बच्चे या हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, ये दुश्मन ने शहीद नहीं किए, ये हमारे अपनों ने शहीद करवाए हैं। इन्हें ऐसा किया गया कि बांध के हवाले कर दिया गया कि मार दो। 5 घंटे तक वो मदद मांगते रहे और 15 मिनट की दूरी के ऊपर मदद थी। मदद उनको 5 घंटे तक नहीं मिली और उनको नजर आ रहा था कि वो अब शहीद हो जाएंगे। और उनके लवाहिकीन ने इंटरव्यूज दिए, वो बताते हैं जनाब वो हमारे साथ राब्ते में थे। तो बलूचिस्तान के मामले में ना इस वक्त बहुत हसास हो गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मैं क्योंकि मीडिया से मेरा ताल्लुक है तो बेशुमार मीडिया के दोस्त रोजाना ही राब्ते में रहते हैं, यानी मेरी 5-7 मीडिया वाले पाकिस्तान में अलग अलग हैं जिनसे रोजाना बात होती है। कभी किसी से होती है, कभी किसी से होती है, कभी किसी से होती है। सारी जिंदगी इसको मैंने दे दी, 20 साल हो गए मीडिया की इंडस्ट्री में मुझे, तो सबसे ज्यादा मेरे ताल्लुकात इसी इंडस्ट्री में है। रोजाना कभी किसी प्रोड्यूसर से बात होती है, कभी डेस्क पे बैठे हुए किसी बंदे से बात होती है, कभी किसी राइटर से बात होती है, कभी किसी एंकर से बात होती है, कभी किसी रिपोर्टर से बात होती है, एडिटर से बात होती है, तो होती रहती है। एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन आई है, जैसे कश्मीर के मामले में आई थी, बलूचिस्तान के मामले में, कि आपने बलूचिस्तान को हमसे पूछे बगैर रिपोर्ट नहीं करना, इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी। और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सख्त निगरानी रखी जा रही है कि बलूचिस्तान के लिए कोई आवाज ना उठाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इतना भी लिख दें सोशल मीडिया पे, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, आप अगर ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फैमिली को बताएं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप लिखें कि बलूचिस्तान को जीने दो, एक ट्रेंड चल रहा है, बलूचिस्तान को जीने दो, ये ट्रेंड चल रहा है। और ये इसमें आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, आप कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं जा रहे, खुदा ना खास्ता आप कोई गद्दारी नहीं कर रहे, आप कोई बगावत नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को जीने दो। हर वो शख्स या हर वो शख्सियत या हर वो ग्रोह या हर वो इदारा या हर वो बंदा या सियासतदान जो भी आज बलूचिस्तान के इन हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उन सब के लिए पैगाम है कि